तो हाँ भाई, सारा ने प्यारा भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो अपने प्रजामंडल चल रहा था और पिछली क्लास में हमने जयपुर और जोधपुर प्रजामंडल के बारे में पढ़ लिया था। अगला जो अपना प्रजामंडल है उसका नाम है हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल का गठन 1934 में पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा किया गया था। ठीक है, थोड़ा सा नॉर्मल सा अपने को ध्यान रखना है। हाड़ौती प्रजामंडल का गठन कब किया गया था? 1934 में किया गया था। किसके द्वारा इसका गठन किया गया था? पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा गठन किया गया था। रख लो कि ध्यान में। इसके अलावा पंडित नैनूराम शर्मा ने हाड़ौती सेवा संघ की भी स्थापना की थी, यह भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? पंडित नैनूराम शर्मा ने की थी। एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आता, हाड़ौती सेवा संघ की किसने स्थापना की थी? पंडित नैनूराम शर्मा ने की थी। हाड़ौती प्रजामंडल का गठन नैनूराम शर्मा के द्वारा 1934 में किया गया था। इसके बाद में हाड़ौती प्रजामंडल का अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन की, उस सम्मेलन की, उस मीटिंग की अध्यक्षता हाजी फैज मोहम्मद करते हैं। बस इतनी बातें अपने को ध्यान रखनी है हाड़ौती प्रजामंडल के बारे में। तो प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता हाजी फैज मोहम्मद के द्वारा की गई थी। ओके, हाँ, चलो भाई फिर आगे। हाड़ौती प्रजामंडल ज्यादा चला नहीं, इसलिए 1939 में पंडित नैनूराम शर्मा ने पंडित अबिन हरि के सहयोग से कोटा प्रजामंडल की स्थापना कर दी। ओके, ये बातें पूछनी है। क्लास अब दिल्ली चल रही है, रुक जाओ अब तुम कॉपी पेस्ट वालो। ठीक है, आ जाओ। तो हाड़ौती प्रजामंडल ज्यादा सफल नहीं हुआ था, इसलिए 1939 में पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा दोबारा से कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई 1939 में। अब की बार पंडित अबिन हरि के सहयोग से इन्होंने कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो ये अपना कोटा प्रजामंडल है 1939। हाड़ौती प्रजामंडल के निष्क्रिय हो जाने पर, मतलब ये ज्यादा सफल नहीं हुआ था हाड़ौती प्रजामंडल, तो नैनूराम शर्मा ने पंडित अबिन हरि के सहयोग से कोटा प्रजामंडल की स्थापना की। इसका पहला अधिवेशन पंडित नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में मांगरोल के अंदर हुआ था। नैनूराम शर्मा बोले कि जब मैंने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी ना, उस सम्मेलन के, उस अधिवेशन की अध्यक्षता हाजी फैज मोहम्मद के द्वारा की गई थी, लेकिन वह सम्मेलन ज्यादा सफल नहीं हुआ था, इसलिए हमें हाड़ौती प्रजामंडल को निष्क्रिय करना पड़ा। अब मैं दोबारा से कोटा प्रजामंडल की स्थापना कर रहा हूं, लेकिन अब की बार अध्यक्षता मैं खुद करूंगा क्या? तो किसके सहयोग से? पंडित अबिन हरि के सहयोग से नैनूराम शर्मा ने कोटा प्रजामंडल की स्थापना की 1939 में। इनके एक और सहयोगी थे जिनका नाम था तनसुख लाल मित्तल। ठीक है, इसी के साथ में ये भी अपना कंप्लीट है। चलो भाई, ठीक है, तुम करते रहो कॉपी पेस्ट, तुम्हें पढ़ना तो है नहीं, बातें तुम्हारी और है, मैं कौन सी फिर कमेंट देखूंगा तुम्हें। मैं तो इसलिए देखता हूँ अगर कोई पढ़ाई वाले कमेंट हो तो बात अलग है, बाकी ये तो तुम फोन करके भी पूछ सकते हो, नॉर्मल सी बातें। चलूं आगे। ओके भी, तो मैंने तो हाड़ौती प्रजामंडल पूरा पढ़ा दिया और कोटा प्रजामंडल पूरा पढ़ा दिया। तुम लगे रहो कॉपी पेस्ट के। अगला जो अपना प्रजामंडल है उसका नाम है बीकानेर प्रजामंडल, जो 1936 के अंदर गठन में लाया गया था। बीकानेर प्रजामंडल में सबसे पहले लोगों में जागृति लेकर आए थे चूरू के स्वामी गोपाल दास जी। चूरू के स्वामी गोपाल दास ने 1907 में चूरू के अंदर सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी। मतलब है बीकानेर के अंदर अगर लोगों में सबसे पहले जागृति लेकर आए ना, तो उनका नाम था स्वामी गोपाल दास। ये कहां के थे? चूरू के थे। इन्होंने 1907 के अंदर सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी। सर्वहितकारिणी मतलब सभी के हितों की बातों का ध्यान रखा जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो बीकानेर प्रजामंडल में सबसे पहले लोगों में जागृति कौन लेकर आए थे? चूरू के स्वामी गोपाल दास। इन्होंने सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी 1907 के अंदर। इसके अलावा स्वामी गोपाल दास ने कन्याला ढूंढ के साथ में मिलकर दलितों को शिक्षित करने के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की थी, और लड़कियों को शिक्षित करने के लिए इन्होंने पुत्री पाठशाला की स्थापना की थी, क्योंकि शिक्षा ही वह हथियार है जिसके द्वारा सभी का भला हो सकता है।
तो इन्होंने कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला की स्थापना की थी कन्याला ढूंढ के साथ में मिलकर। ये जो कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला के बारे में तुम्हें मैं अगले टॉपिक राजनीतिक संस्थाओं के बारे में पढ़ाऊंगा, तब इनके बारे में लिखा दूंगा। तो टेंशन मत लेना सर ये कबीर पाठशाला पुत्री पाठशाला कहां पर लिखाओगे। तो अगला टॉपिक आगे राजनीतिक संस्थाएं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं वहां पर मैं ये बातें लिखा दूंगा। ओके, अभी अपने को यही ध्यान रखना, बीकानेर में सर्वप्रथम जन जागृति लेकर आए थे चूरू के स्वामी गोपाल दास। ये अपने चूरू के स्वामी गोपाल दास हैं, ये सबसे पहले लोगों में जागृति लेकर आते हैं। इन्होंने 1907 में चूरू के अंदर सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी। अरे नहीं, चूरू जयपुर रियासत में नहीं था भाई बिश्नोई, ये तो बीकानेर रियासत का ही भाग था, इसलिए आज भी चूरू बीकानेर संभाग के अंदर ही आता है। ठीक है, तो चूरू अपने बीकानेर संभाग में हुआ करता था, बीकानेर रियासत में हुआ करता था। तो चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की। यहां पर सर्वहितकारिणी सभा चलती थी। ये चूरू के अंदर देख लो, सर्वहितकारिणी सभा का भवन है। यहाँ पर लोगों के अंदर जागृति लाते, उनको शिक्षित करते थे, शिक्षा देने का काम करते थे, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही तुम लोगों को जागरूक कर सकते हो। जब रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन की बातें चल रही थी, तब बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने 1913 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना कर दी। प्रजा प्रतिनिधि का मतलब है जनता के लिए सरकार। भाई बीकानेर के महाराजा कौन थे? गंगा सिंह थे। बातें ये चल रही थी कि जनता है वो प्रजामंडल आंदोलन करेगी क्या। तो महाराजा गंगा सिंह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना कर रहा हूं। एक प्रकार से जनता के लिए विधानसभा थी, जिसमें वो अपने अधिकारों को लेकर अपनी बात रख सकती थी। आज जिस प्रकार से विधानसभा में जनता की आवाज उठाई जाती है, उसी प्रकार से प्रजा प्रतिनिधि सभा में भी बीकानेर की जनता की आवाज उठाई जाती थी। इसलिए हम कहते हैं कि महाराजा गंगा सिंह ने प्रजा मंडल को आगे बढ़कर संरक्षण दिया था। लोगों की मांग ये थी कि हमारे भी यानी कि उत्तरदायी शासन हो, हमें भी अधिकार मिले, हमारी भी बात को रखा जाए शासन के अंदर। इसीलिए तो लोगों के द्वारा प्रजामंडल आंदोलन किए गए थे। तो महाराजा गंगा सिंह पहले इस बात को समझ गए थे। तो महाराजा गंगा सिंह ने क्या किया कि उन्होंने प्रजामंडल को आगे बढ़कर संरक्षण दिया। इसलिए हम कहते हैं कि बीकानेर राजस्थान का पहला राज्य था जिसने बीकानेर में प्रजामंडल आंदोलन को खुद संरक्षण दिया था, आगे बढ़कर काम किया था। 1913 में महाराजा गंगा सिंह ने प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। यह आपके सामने प्रजा प्रतिनिधि सभा की फोटो है, जिसमें जैसे मान लो यहाँ पर राजा बैठ गए, उनके जो भी दरबारी मंत्री होते थे सारे के सारे बैठ गए, फिर जनता की समस्याओं का निपटारा किया जाता था। उनकी शासन में भागीदारी है, उनके जो अधिकार हैं उनकी बातें की जाती थी। बताओ कि भी जनता की क्या आवाज है क्या। ओके, तो इससे संबंधित जो भी बातें होती ना उसके ऊपर चर्चा की जाती थी। तो हम ये कहते हैं कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने सबसे पहले प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। ठीक है, ओके, चलो भी आगे। 1920 में बीकानेर के अंदर बाबू मुक्ता प्रसाद ने सदविद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। बीकानेर के कौन है? बाबू मुक्ता प्रसाद। तो बीकानेर में बाबू मुक्ता प्रसाद ने सदविद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की। इन्होंने भी एक सदविद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना कर दी। ये सभा क्या करती थी? ये सभा नाटकों का मंचन करती थी। ठीक है, मैं डला देता हूं भाई। ठीक है विष्णु, पहले वाली क्लास की पीडीएफ नहीं डालेगा, डला देता हूं मैं। और बताओ। तो 1920 के अंदर बीकानेर में बाबू मुक्ता प्रसाद ने सदविद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। ये सभा नाटकों के द्वारा लोगों को जागरूक करती थी। ये सभा दो नाटक चलाते थे जिसका नाम था धर्म विजय तथा सत्य विजय। धर्म की विजय हो, सत्य की विजय हो, इस प्रकार से नाटकों का मंचन करती। और इनका उद्देश्य ये था कि राजा हमारे खिलाफ किस तरह से अन्याय कर रहा है, किस तरह से राजा के प्रशासन में रिश्वतखोरी का काम चल रहा है। तो इन नाटकों के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाता था। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो 1920 में बीकानेर में बाबू मुक्ता प्रसाद ने सदविद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की। ये सभा क्या काम करती थी सर? इस सभा ने धर्म विजय तथा सत्य विजय नामक दो नाटक मंचित किए थे। ठीक है, ये अपने बाबू मुक्ता प्रसाद की फोटो है। और इस प्रकार से नाटक मंचित किए जाते कि देखो भाई राजा किस प्रकार से हमारे खिलाफ अन्याय कर रहा है, राजा के शासन में किस प्रकार से रिश्वतखोरी का काम चल रहा है, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। तो नाटक के द्वारा रिश्वतखोरी व अन्याय के खिलाफ आवाजें उठाई जाती थी। या तो आप लोगों को शिक्षित करो भी, पढ़ा लिखा के उनको समझदार बनाओ कि हमारे मूल अधिकार ये हैं, राजा हमारा अधिकार नहीं दे रहा, या फिर नाटकों के द्वारा आप जनता के सामने इस चीज को पेश करो
कि राजा हमारे खिलाफ किस प्रकार से अन्याय कर रहा है क्या। तो इस सभा का उद्देश्य यही था कि राजा हमारे खिलाफ जो अन्याय कर रहा है उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी है। अंग्रेजों के द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार करने के लिए, भारत में संविधान बनाने की चर्चा हेतु लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे, 1930, 1931 और 1932। यह सम्मेलन गोलमेज के चारों ओर होता था, इसलिए इसका नाम ही गोलमेज सम्मेलन पड़ गया था। महाराजा गंगा सिंह, ये थोड़ी सी गंगा सिंह की बाद में बात बताऊंगा मैं, अभी थोड़ा सा गोलमेज सम्मेलन की बात बता देता हूं। 1930, 31, 32 के अंदर 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। ये सम्मेलन गोलमेज के चारों ओर किए जाते थे। गोलमेज के चारों ओर सारे के सारे जो राजनेता होते थे, प्रतिनिधि होते थे, वो बैठ जाते। इसमें भारत के नेता पहुंचते थे, ब्रिटिश सरकार के राजनेताओं को बुलाया जाता, ये आपस में चर्चा करते कि हम भारत में किस प्रकार से प्रशासन में सुधार करें, क्या राजा के कार्य में किस प्रकार से सुधार करें ताकि जनता खुश रहे, भारत में किस प्रकार का संविधान होना चाहिए क्या। तो ये सारी की सारी चर्चाएं लंदन में बैठकर गोलमेज के चारों ओर की जाती थी। महाराजा गंगा सिंह ने लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 1930, 31, 32 तीनों सम्मेलन में भाग लेते हैं। तो महाराजा गंगा सिंह दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए हुए थे ना, तब पीछे से बीकानेर में कार्यकर्ताओं ने बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक ज्ञापन तैयार किया। महाराजा गंगा सिंह गए हुए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन की फोटो है। आपको इस फोटो में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह कहीं पर दिखाई दे रहे हैं क्या? देखो कहीं पर अगर दिखाई दे रहे हो तो आर्मी की फोटो में। ये अपने कौन है? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह हैं। यहाँ पर आपको फोटो में दिखाई दे जाएंगे। और ये सब गोलमेज सम्मेलन के चारों ओर बैठकर चर्चाएं कर रहे हैं। महाराजा गंगा सिंह लंदन गए हैं। बीकानेर में जो कार्यकर्ता थे ना, उन्होंने ज्ञापन तैयार किया। ज्ञापन मतलब एक प्रकार से पर्चे बटा दिए और पर्चों का नाम रखा बीकानेर एक दिग्दर्शन। इस नाम से ज्ञापन तैयार करवाए कार्यकर्ताओं ने। और ये ज्ञापन, ये पर्चे जो गोलमेज सम्मेलन में सदस्य गए थे ना, इन सब सदस्यों के अंदर बंटवा दिए गए। पढ़ो क्या तुम बीकानेर की हकीकत क्या है क्या। इन पर्चों में महाराजा गंगा सिंह के बारे में आलोचना की गई और कहा गया कि बीकानेर की जनता अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है और महाराजा गंगा सिंह लंदन के अंदर गोलमेज सम्मेलन में मजे ले रहे हैं क्या। जब ये पर्चे गोलमेज सम्मेलन में शामिल लोगों के पास पहुंचे तो सभी महाराजा गंगा सिंह को पूछने लगे कि आप बीकानेर में किस प्रकार से शासन कर रहे हो, आपकी जनता तो आपसे खुश ही नहीं है। ये देखो सभी के हाथ में पर्चे हैं और सभी अनेक कानाफूसी कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। पीछे अपने महाराजा गंगा सिंह खड़े हुए हैं, ये देख रहे हैं यार कि लोग आपस में खुसर फुसर तो कर रहे हैं क्या, और शायद बातें भी मेरी चल रही है क्या, लेकिन पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं क्या। तो कहते हैं कि महाराजा गंगा सिंह बड़े दुखी होते हैं और ये सम्मेलन बीच में छोड़कर आ जाते हैं। आपने बीकानेर के महाराजा के खिलाफ कुछ बोला है तो जेल में तो जाना पड़ेगा ना। ये किसने हिमाकत की कि एक राजा के खिलाफ आपने इस प्रकार से पर्चे बंटवा दिए। मैंने पिछली क्लास के अंदर भी बताया था कि राजतंत्र से अच्छा होता है लोकतंत्र। राजतंत्र में आप राजा के खिलाफ कैसे बोल सकते हो। जिन कार्यकर्ताओं ने महाराजा गंगा सिंह के खिलाफ पर्चा तैयार किया था उन पर मुकदमा चलाया गया। तो बताओ भी ये बीकानेर दिग्दर्शन किस किसने तैयार किया। इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और मुकदमे का नाम रखा गया बीकानेर षड्यंत्र केस, कि इन्होंने बीकानेर के खिलाफ षड्यंत्र किया है और इनको पकड़कर जेल में डाल दिया गया। ठीक है, तो ये मैंने बात लिखी है। तो महाराजा गंगा सिंह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए। पीछे से कार्यकर्ताओं ने बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक ज्ञापन तैयार करे सम्मेलन के सदस्यों में बंटवा दिया। ठीक है, स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहेड़, सत्यनारायण, बद्री प्रसाद, खूब राम, प्यारेलाल को बीकानेर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। इसमें कौन कौन शामिल थे? स्वामी गोपाल दास था, चंदनमल बहेड़ था, सत्यनारायण था, बद्री प्रसाद था, खूब राम था, प्यारेलाल था। इनको पकड़ा गया और इनके ऊपर केस लगाया गया, बीकानेर षड्यंत्र केस। आपने बीकानेर के खिलाफ विद्रोह किया है और पकड़कर इनको जेल में डाल दिया गया। ठीक है, ओके भाई। अब हो जाएगी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है 4 अक्टूबर 1936 को। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मग्गाराम वेद ने की थी। और इनके साथ में लक्ष्मण दास स्वामी को मंत्री चुना गया और भिक्षालाल बोहरा को कोषाध्यक्ष से चुना गया। मतलब 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है मग्गाराम वेद के द्वारा। हालांकि तुम्हें फोटो साफ नहीं दिखेगी क्योंकि बड़ी पुरानी फोटो है ये मग्गाराम जी वेद है।
इनके द्वारा 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। इस प्रजामंडल में लक्ष्मणदास स्वामी को मंत्री बनाया गया और भिक्षालाल बोरा को कोषाध्यक्ष चुना गया। कोषाध्यक्ष का मतलब है कि पैसे का जो काम है वो भिक्षालाल जी संभालेंगे। क्या सरकार को पता चला और सरकार ने प्रजामंडल के नेताओं को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके कहा कि आप हमारे बीकानेर राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ। क्या आप यहीं पर रुकोगे ही नहीं? क्या तो सरकार ने प्रजामंडल के नेताओं को गिरफ्तार कर बीकानेर राज्य की सीमा से बाहर चले जाने को कहा कि यहां से रवाना हो जाओ, नहीं तो फिर छोड़ेंगे नहीं, जेल के अंदर ही रखेंगे। क्या हाँ, एक की भी पढ़ाई से संबंधित कोई कमेंट नहीं है, टॉपिक से संबंधित, कला से संबंधित। मैं सही बता रहा हूँ, तुम्हारी हरकतें देखकर मैं सोचता हूँ रिकॉर्डेड डाल दूं, ठीक रहेगा ना। किसी को कुछ पूछना है, ये ऐसी बातें हैं जो फोन करके पूछी जा सकती हैं। फिर कहते हो सर लाइव क्लास नहीं लेते, जब मैं लाइव लेता तुम ऐसे करते हो। फिर लाइव का मतलब होता है कि तुम्हें अगर क्लास से संबंधित कोई डाउट है तो वो पूछ लो भाई। अगर तुम्हें जो भी बात पूछनी हो आराम से, तुम्हें नंबर दे रखे हैं, फोन कर लेना, इसके ऊपर फोन करके सारी की सारी बातें पूछ सकते हो। तुम नहीं पूछ सकते क्या? ये बताओ। जो चीजें मुझसे यहाँ पर पूछ रहे हो वो उधर भी पूछ सकते हो फोन करके। मैं यहाँ पर इसलिए जवाब नहीं देता क्योंकि बाद के अंदर क्या है कि सारे के सारे बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे और वो कहेंगे सर तो पता नहीं क्या ही बातें कर रहे हैं। क्या समस्या तुम्हारी एक की है, डिस्टर्ब होते हैं 100 जने, इसलिए ये प्रॉब्लम है। और तुम पता नहीं कब समझदार होगे। ये बातें पूछ सकते हो तुम फोन करके, आजकल तो फ्री है सारा सिस्टम फोन का। फिर भी अगर पैसे लग रहे हैं तो मिस कॉल मार देना भी, और तो क्या है। ठीक है, प्रजामंडल से संबंधित किसी का कोई कमेंट नहीं है, मैं फिर कमेंट ऑफ ही कर दूं। चलो भाई, लाइव का मतलब ये होता है कि सर क्लास से संबंधित अगर कुछ पूछना है तो वो पूछ लें। क्या हाँ, तो बीकानेर की सरकार ने प्रजामंडल के नेताओं को गिरफ्तार किया और इनको गिरफ्तार करके राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया। बीकानेर से निष्कासित कर दिया गया। मग्गाराम वेद है, लक्ष्मी देवी आचार्य है, लक्ष्मणदास स्वामी है, ये बोले भाई अब कहां पर जाएं। क्या ये चले गए कलकत्ता में, और कलकत्ता के अंदर कुछ राजस्थानी रह रहे थे जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रवासी राजस्थानी। जैसे मान लो कि मैं राजस्थान का हूं और मैं जाकर कलकत्ता में रहने लग जाऊं, मैं वहीं पर बस जाऊं, तो मुझे बोलेंगे प्रवासी राजस्थानी का। भाई है तो राजस्थान का लेकिन रहता कलकत्ता में है। तो ऐसे कुछ राजस्थानी थे जो कलकत्ता में रह रहे थे। तो मग्गाराम जी वेद है वो कलकत्ता चले गए और उन राजस्थानियों से सहयोग मांगा कि आप राजस्थान की हमारी मदद करोगे। तो उन्होंने कहा कि बताओ क्या मदद करें। क्या बोला, हमें यानी कि प्रजामंडल का गठन करना है। कोई दिक्कत नहीं, करोगे अपने कलकत्ता में कैसे भी गठन करोगे। तो बाद में बीकानेर प्रजामंडल का गठन कहां पर किया गया, कलकत्ता में किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बीकानेर प्रजामंडल का गठन कहां पर किया गया था, कलकत्ता में किया गया था। तो वहां पर रहकर इन्होंने एक पुस्तक भी निकाली, बीकानेर की थोथी फोथी। पोथी मतलब पुस्तक एक प्रकार से। बीकानेर की थोथी पोथी पुस्तिका प्रकाशित की थी उन्होंने बाद में कलकत्ता के अंदर जाकर। तो वास्तव में क्या कुछ नहीं है, बीकानेर का थोथी पोथी है। क्या बस नाम का ही प्रशासन चलाते हैं, बाकी जनता के अधिकारों को लेकर बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। दो चार बातें और पुस्तक में लिख दी। तो इस प्रकार से इन्होंने पुस्तिका प्रकाशित कराई थी। तो बीकानेर से निष्कासित मग्गाराम वेद, लक्ष्मी देवी आचार्य, लक्ष्मणदास स्वामी ने कलकत्ता में निवास कर रहे प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग से मग्गाराम वेद ने कलकत्ता में बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी। मग्गाराम वेद ने कलकत्ता के अंदर बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर हुई थी, कलकत्ता के अंदर हुई थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये। तो बीकानेर से निष्कासित कर दिया। कौन कौन भाई, कौन कौन शामिल थे इसके अंदर, मग्गाराम जी वेद हैं, लक्ष्मी देवी आचार्य है, लक्ष्मणदास स्वामी है। ये सारे के सारे व्यक्ति आपको ध्यान रखने हैं। लक्ष्मी देवी आचार्य के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लक्ष्मी देवी आचार्य किस प्रजामंडल से संबंधित हैं, बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित हैं। तो इन्होंने बाद में कलकत्ता के अंदर फिर बाद में बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी, और वहां से इन्होंने एक पुस्तिका निकाली थी, बीकानेर की थोथी पोथी। बीकानेर का जो प्रशासन है वास्तव में थोथा है। क्या बिल्कुल भी जनता के अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं है, उनके बारे में कोई भी सुनवाई नहीं करता है। ये आपके सामने फोटो दिख रही है, रघुवर दयाल गोयल। ये भी बीकानेर प्रजामंडल से जुड़े हुए थे, लेकिन 1942 में ये बीकानेर प्रजामंडल से अलग हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तो मेरी खुद की एक अलग पार्टी बनाऊंगा। क्या
और इन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। बस अपने को यही ध्यान रखना है, ठीक है। ओके सर। तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद 22 जुलाई 1942 को इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? रघुवर दयाल गोयल के द्वारा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना किसने की थी? रघुवर दयाल गोयल के द्वारा 22 जुलाई 1942 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलो आगे। ओके भाई, अगला जो अपना प्रजामंडल है उसका नाम है मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल का गठन किया गया है 24 अप्रैल 1938 को। और बाकी देखो कितनी शानदार फोटो लेकर आता हूं मैं, ये इतिहास की वो पुरानी पुरानी फोटो हैं जो आपको हर जगह देखने को नहीं मिलती। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं यार, का चलो हम तो ऐसी चीजें नहीं पढ़ सके, लेकिन तुम तो कम से कम हमारे जो इतिहास के महान क्रांतिकारी लोग हैं जिन्होंने आपके लिए संघर्ष किया, तो आपको लोकतंत्र दिला कर गए, कम से कम आप उनकी फोटो तो देखोगे। अब देखो प्रत्येक आदमी की फोटो है, माणिक्यलाल वर्मा क्या फोटो देख लो, बलवंत सिंह मेहता क्या फोटो देख लो, भूरेलाल बेया क्या फोटो देख लो। पीछे देखो अभी हमने पढ़ा था बीकानेर प्रजामंडल, इसमें देखो मग्गाराम जी वेद हैं, इनके हालांकि साफ फोटो नहीं है, लेकिन फिर भी इतिहास के अंदर मैं थोड़ी सी खंगाल के लाया हूं, इनकी पुरानी फोटो मुझे देखने को मिली है। तो मग्गाराम जी वेद हैं, हर चीज की एकदम शानदार फोटो देखने को मिलेगी। ये देखो बाबू मुक्ता प्रसाद, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी नहीं, किस प्रकार से नाटक का मंचन किया करता था, लोगों को किस प्रकार से जागरूक किया करते थे। तो इनका मजा लिया करो ना तुम क्लास का। फिर आगे देखो महिलाओं की भी सबकी फोटो लेकर आया हूं मैं। तो मेवाड़ प्रजामंडल का गठन किया गया था 24 अप्रैल 1938 को। हमने पहले क्लास में पढ़ा था कि कांग्रेस ने 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के अंदर प्रजामंडल को समर्थन दिया था। उसी समर्थन के बाद में 1938 में मेवाड़ के अंदर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की तारीख भी आपको याद रखनी है 24 अप्रैल, क्योंकि केवल 1938 से काम नहीं चलेगा, इसकी आपको तारीख भी ध्यान रखनी होगी। और वैसे भी ये नॉर्मल सी तारीख है 24 अप्रैल, आपको ऐसी याद हो जाएगी। पंचायती राज के लिए 73वां संविधान संशोधन भी 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल महत्वपूर्ण है। 24 अप्रैल को ही क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ था। तो अपने को तो केवल ये ध्यान रखना है कि मेवाड़ प्रजामंडल का गठन कब किया गया था? 24 अप्रैल 1938 को। मेवाड़ प्रजामंडल का गठन मेवाड़ के बड़े नेता माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा किया गया। गठन कहां पर किया गया? बलवंत सिंह मेहता के घर पर किया गया। भाई इन्होंने कहा कि हमें भी मेवाड़ प्रजामंडल का गठन करना है। ये मेवाड़ के बहुत बड़े नेता थे माणिक्यलाल वर्मा। अब ये तो यानी कि कांग्रेस ने भी समर्थन दे दिया हरिपुरा अधिवेशन में, तो अब तो हम क्या करेंगे? प्रजामंडल का गठन करेंगे। माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल का गठन किया, लेकिन कहां पर करें? कोई जगह तो होनी चाहिए। बोला हम बलवंत सिंह मेहता के घर पर करेंगे, इनका घर बड़ा शानदार है, इनके घर पर जगह भी खूब है, हम वहां पर जाकर प्रजामंडल का गठन करेंगे। क्या ठीक है, गठन कर दिया। अब बात आई कि अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा? तो बलवंत सिंह मेहता बोलेगा अच्छा मेरे घर पर आकर पूछ रहे हो अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा? अध्यक्ष तो मैं ही बनूंगा क्या? तो मेरे घर पर जब प्रजामंडल का गठन हो रहा है तो अध्यक्ष भी मुझे ही बनाया जाए। इसलिए ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? बलवंत सिंह मेहता को। और उपाध्यक्ष किसको बनाया जाए? उपाध्यक्ष बनाया गया भूरेलाल बेया को। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। 24 अप्रैल को मेवाड़ प्रजामंडल का गठन किया गया। थोड़े दिनों बाद में मेवाड़ सरकार को ये बात पसंद नहीं आई। तारीख थी 24, लेकिन महीना था सितंबर। 24 सितंबर 1938 को ही मेवाड़ सरकार ने प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। मेवाड़ सरकार ने कहा कि आप इस प्रकार से कैसे हमारे खिलाफ प्रजामंडल का गठन कर सकते हो क्या? तो मेवाड़ सरकार ने 24 सितंबर 1938 को प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। मेवाड़ की सरकार ने कहा कि जो भी प्रजामंडल में शामिल होगा हम उनको पकड़ेंगे और जेल में डालेंगे और हमारे मेवाड़ के राज्य से बाहर निकाल देंगे। ये गैर कानूनी काम है क्या? कानून के खिलाफ है। फिर भी नहीं माने माणिक्यलाल वर्मा। तो माणिक्यलाल वर्मा, उनकी पत्नी नारायण देवी वर्मा, उनकी पुत्री थी स्नेहलता वर्मा, सुशीला, प्यारचंद विश्नोई की पत्नी थी भगवती देवी, इन सब को पकड़ा गया और मेवाड़ से बाहर निकाल दिया गया। मतलब मेवाड़ प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं को मेवाड़ से बाहर निकाल दिया गया। अब कहां पर जाएं भी? ये सारे के सारे अजमेर चले गए। अजमेर में अंग्रेजों का राज हुआ करता था। अंग्रेज बेचारे गोरे भले आदमी हुआ करते थे, किसी को कुछ नहीं बोलते। आप आराम से शांति से उनके खिलाफ कितना भी विद्रोह कर लो, कुछ नहीं बोलते। अगर आप हिंसा फैलाते ना, तब फिर यानी का वो विद्रोह को दबाते थे। इसलिए माणिक्यलाल जी वर्मा ने अजमेर में आकर अपना अस्थायी कार्यालय बना लिया।
वहीं पर अपना खुद का एक कार्यालय बना लिया मेवाड़ प्रजामंडल का। और अजमेर से मेवाड़ सरकार के बारे में भला बुरा कहने लगे अजमेर में बैठकर। और अजमेर से ही माणिक्यलाल वर्मा ने एक पुस्तक निकाल दी जिसका नाम रखा मेवाड़ सरकार का वर्तमान शासन। तो वास्तव में मेवाड़ का वर्तमान शासन कैसे चल रहा है क्या, इसके अंदर मेवाड़ सरकार की और भी ज्यादा आलोचना की। तो मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक निकाली, मेवाड़ की और भी ज्यादा आलोचना की, तो मेवाड़ सरकार तो और भी ज्यादा घबरा गई भी। तो मेवाड़ सरकार ने धीरे धीरे प्रजामंडल के नेताओं को पकड़ना शुरू कर दिया और वापस इनको जेल में डालना शुरू कर दिया। तो थोड़ा सा यहां तक मैं बता देता हूं, फिर आगे चलते हैं। मेवाड़ सरकार ने 24 सितंबर 1938 को प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। मेवाड़ सरकार ने कहा ये प्रजामंडल चलेगा ही नहीं, हमारे खिलाफ है, तो ऐसा कोई काम नहीं होगा। तो माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायण देवी वर्मा, ये अपने सामने फोटो है नारायण देवी वर्मा की, माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी है। ये इनकी पुत्री स्नेहलता वर्मा। प्यारचंद बिश्नोई की पत्नी भगवती देवी, इनको मेवाड़ से निष्कासित कर दिया गया। ये आपके सामने फोटो है प्यारचंद बिश्नोई जी की, और इनकी पत्नी भगवती देवी को मेवाड़ से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, तो माणिक्यलाल वर्मा जी अजमेर आ गए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर निकाला तो क्या दिक्कत हुआ, हम अजमेर के अंदर आ जाएंगे। अजमेर के अंदर अंग्रेजों का राज हुआ करता था, तो वहां पर आ गए और वहां पर अपना अस्थायी कार्यालय बना लिया, वहीं पर बैठकर अस्थायी कार्यालय बना लिया। हाँ, पूछो क्या डाउट है भाई। अस्थायी कार्यालय बनाया, वह मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तिका प्रकाशित कर मेवाड़ सरकार की आलोचना की। यहां पर अपना खुद का कार्यालय बनाया और एक पुस्तक निकाली जिसका नाम रखा मेवाड़ का वर्तमान शासन का। वास्तव में मेवाड़ का कैसा शासन है उसके बारे में बताया, और ऊपर से दो चार बातें और जोड़ दी कि मेवाड़ वाले तो कुछ करते ही नहीं है, मेवाड़ का राजा ध्यान ही नहीं देता है। मेवाड़ सरकार की बढ़िया तरीके से आलोचना की गई। अब मेवाड़ सरकार की आलोचना हुई तो मेवाड़ सरकार को दोबारा से लगा यार ये तो जनता को और ज्यादा भड़का रहे हैं क्या, तो इन्होंने दोबारा से कार्यकर्ताओं को पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिया। बोरेलाल जी भैया को पकड़ा गया और सरड़ा के किले में भेज दिया गया। बोरेलाल जी भैया कहां गए, ये रही फोटो। बोरेलाल जी भैया को मेवाड़ सरकार ने पकड़कर सराड़ा के किले में भेज दिया। सराड़ा का किला सलूम्बर में घनों जंगलों के बीच में है, हम पढ़ेंगे सराड़ा के किले के बारे में। इसलिए कहते हैं अगर मेवाड़ में किसी को काले पानी की सजा देनी हो ना तो उसे सराड़ा के किले में भेज दो क्या। इसलिए सराड़ा के किले को हम क्या कहते हैं, मेवाड़ का काला पानी कहते हैं। पढ़ेंगे हम, जब मैं दुर्ग पढ़ाऊंगा ना तो उसके अंदर आएगा सराड़ा का किला सलूम्बर, इसे मेवाड़ का काला पानी कहते हैं। तो भूरेलाल ब्याह को पकड़कर सराड़ा के किले में बंद कर दिया गया। माणिक्यलाल वर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इनको कहां छोड़ने वाले थे भाई, वर्मा जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और इनको भी जेल में डाल दिया गया। महात्मा गांधी को पता चला यार का तुम मेवाड़ के इतने बड़े नेता को कैसे गिरफ्तार कर सकते हो। महात्मा गांधी का अखबार आता था हरिजन, तो हरिजन में इन्होंने इसकी आलोचना की कि तुम मेवाड़ के सबसे बड़े नेता माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो महात्मा गांधी के कहने पर बाद में माणिक्यलाल वर्मा को छोड़ दिया गया था। नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन होता उदयपुर में। पहला अधिवेशन नवंबर 1941 में होता मेवाड़ का, यही मैंने लिख रखा। नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता के अंदर उदयपुर में हुआ था। तो मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन कब हुआ था, 1941 में उदयपुर के अंदर। ठीक है, रखोगे ध्यान में। ठीक है सर, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। इसके अलावा इस अधिवेशन का उद्घाटन आचार्य जेबी कृपलानी ने किया था और इसमें विजय लक्ष्मी पंडित ने भी भाग लिया था। भैया अध्यक्षता तो आप कर दोगे सम्मेलन की, लेकिन इसमें आचार्य जेबी कृपलानी ने इस अधिवेशन का उद्घाटन किया था और इसमें विजय लक्ष्मी पंडित ने भी भाग लिया था। सर ये दोनों कौन हैं, इनके बारे में देख लो। जेबी कृपलानी का पूरा नाम है जीवतराम भगवानदास कृपलानी। ये प्रसिद्ध राजनेता थे जो महात्मा गांधी के विचारों को मानते थे। भारत जब 1947 में आजाद हुआ ना तब जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। जेबी कृपलानी अध्यापक भी थे। इनकी पत्नी का नाम था सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। वो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। मतलब पूरे भारत की अगर कोई पहली महिला मुख्यमंत्री थी ना तो उसका नाम था सुचेता कृपलानी। ठीक है, तो सुचेता कृपलानी जेबी कृपलानी की ही पत्नी थी। तो ये भी बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के। तो इस अधिवेशन का जो उद्घाटन किया था वो क्या था, जेबी कृपलानी ने। विजय लक्ष्मी पंडित भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। ठीक है, तो बड़े बड़े नेता आए थे भी मेवाड़ प्रजामंडल का अधिवेशन हो रहा है जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं माणिक्यलाल वर्मा, उद्घाटन कर रहे हैं आचार्य जेबी कृपलानी,
इसके अंदर विजयलक्ष्मी पंडित भी भाग लेती हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है, तो बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, ओके भाई। 1942 के अंदर महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा था। तब मेवाड़ सरकार को भी डर लगा कि हमारे प्रजामंडल के नेता अगर इसमें भाग लेंगे तो जनता हमारे खिलाफ और ज्यादा विरोध करेगी क्या, इसलिए मेवाड़ सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रजामंडल के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जैसे माणिक्यलाल वर्मा है, बलवंत सिंह मेहता है, मोहनलाल जी सुखाड़िया है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था ताकि यानी कि ज्यादा लोग भाग ना ले सकें क्या। इसके बाद में 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 को उदयपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन होता है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, मैंने शुरुआत के अंदर इसकी बात बताई थी, ये रही अपने अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, पूरे भारत की ये पार्टी थी जो देशी रियासतों में जनता की मांग को उठा रही थी। तो इसका सम्मेलन हुआ था 7वां, कहां पर हुआ था सर? उदयपुर में हुआ था। उदयपुर के अंदर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन होता है। तो देशी रियासतों में जनता की मांग को उठाने का काम कर रही थी। 7वां अधिवेशन कब हुआ? यानी कि 31 को, नई साल रगड़ रही थी। 1945 तो समाप्त हो रहा था और 1946 से शुरू हो रहा था। तो 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 इसके अंदर उदयपुर में 7वां सम्मेलन हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस सम्मेलन में भाग लेते हैं उदयपुर के अंदर और ये अपील करते हैं शासकों से, मतलब मेवाड़ के राजा से अपील करते हैं कि आप अपनी रियासतों में क्या करो, उत्तरदायी शासन की स्थापना करो क्या। ठीक है, ओके, अपने को बस यही ध्यान रखना है। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन इतना ही पूछेगा, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां सम्मेलन कहां पर हुआ था? उदयपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये बहुत बड़ी बात अभी, पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद उदयपुर में आ रहे हैं और भारत की सबसे बड़ी पार्टी देशी रियासतों में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है, उसका अधिवेशन उदयपुर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, 1-2 बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ओके, तो इसी के साथ में अपना मेवाड़ प्रजामंडल भी कंप्लीट हो जाता है। अगली क्लास में अपन प्रजामंडल कंप्लीट कर देंगे ताकि थोड़ा छोटा छोटा क्लास होगा तो भी तुम्हें ज्यादा बोरिंग महसूस नहीं होगी, साथ साथ में इनको याद कर लोगे। और बाकी अब कोई प्रजामंडल ज्यादा बचा नहीं है, अगर हम आज लेता थोड़ा सा बड़ा हो जाता तो कल इतनी क्लास और होगी उसके अंदर अपना प्रजामंडल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ हाँ, मिल जाएगी भी, राजगढ़ किताब मिल जाएगी। और बताओ, हाँ रीजनिंग भी लगवाते हैं भाई। ज्योग्राफी क्लास कहाँ नहीं होती, ज्योग्राफी की चल तो रही है, आज ही होगी। ओके ठीक है, तो मेवाड़ प्रजामंडल तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो मिलेंगे फिर कल, अपने प्रजामंडल वो पूरा कंप्लीट कर देते हैं, आपका प्रजामंडल कंप्लीट हो जाएगा। इतिहास के बाद में अपनी क्लास संस्कृति शुरू करेंगे। ओके, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।